हेलो एवरीवन, आप सभी का ए टू नॉलेज पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस का 2025 मैट्रिक परीक्षा में जो आप लोग जो वैसे क्वेश्चंस जो आप लोगों के परीक्षा में पूछने के चांसेस हैं। बहुत ही सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत ही धमाकेदार वाले क्वेश्चंस है। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा आखिरी तक, ठीक है। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्या है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को प्रदर्शित यानी किस घटना को दर्शाता है। इसका मतलब कि तारे प्रकाश के किस घटना के कारण क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो हम सभी जानते हैं कि तारे प्रकाश के किस घटना के कारण टिमटिमाते हैं। तो तारे प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसके अलावा भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण कई चीजें होती है, जैसे तालाब के जल की गहराई कम दिखाई देना। उसके बाद मतलब पानी से भरे हुए बाल्टी में जब हम किसी सिक्के को डालते हैं तो उस सिक्के की मतलब जो वास्तविक स्थिति होती है उसका उसके ऊपर थोड़ा दिखाई देना। ये सभी किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक उसी तरह सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने से पहले सूर्य का 2 मिनट पहले दिखना, ये भी किसके किसके मतलब कारण होता है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। किसका क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो हम सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसको प्राप्त करने के लिए? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि श्वेत रंग कितने रंगों का मेल, कितने रंगों के मेल से बना होता है? क्यों हमारा क्या श्वेत रंग क्या है? श्वेत रंग क्या क्या बोला है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत रंग जो होता है हमारा 7 रंगों के मेल से बना हुआ होता है। कितना? 7 रंगों के मेल से कौन बना होता है? हमारा श्वेत रंग। ठीक है, चलिए 3 नंबर का क्या राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कौन सा रंग है जिसका विचलन क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो हम सभी जानते हैं कि लाल रंग का विचलन जो होता है, कहाँ लाल, ये ऑप्शन नंबर ए हमारा लाल रंग का क्या होता है? विचलन सबसे न्यूनतम होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। किस रंग का? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी 4 नंबर का क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? 4 का ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से क्या है, घिरा होता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर ए कितना है? 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी है कितना? 5। तो हम सभी जानते हैं कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो हमारा होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है। कितने? 5 सतहों से कौन घिरा होता है? हमारा प्रिज्म। कौन? प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। यानी इसका मतलब कि दूरदृष्टि वाला देश वाला मतलब दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है कौन सी वस्तुओं को? जो मतलब निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को। देखो दूरदृष्टि दोष वाला दूरदृष्टि दोष क्या होता है कि वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं क्या होती है, हमें मतलब दूर की वस्तुएं मतलब दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तुएं क्या होती है, ये देखने में हमें क्या होती है, कठिनाई होती है। उसे हम क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष में हमें दूर क्या पूछा कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र दूर की वस्तुओं को क्या साफ साफ देख सकता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर है कि जो नेत्र 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है
जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी वैसा नेत्र जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है उसे उसमें कौन सा दोष होता है? तो हम अभी बोले कि वैसा नेत्र जो जिसमें क्या होता है, निकट की वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है हमें, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। और दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। क्या हो गया? जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है हमारा? ये सॉल्व किया क्या कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है हमारा? दूरदृष्टि दोष। यह अभी हम बता दिए आपको। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? क्या है? निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अभी अभी मैंने बताया कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का उपयोग किसके लिए हम करते हैं? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूर बिंदु की न्यूनतम कितना होता है? मतलब एक स्वस्थ आंख कम से कम कितने निकट की वस्तुओं को देख पाता है? तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। एक स्वस्थ आंख की न्यूनतम बिंदु क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन हमको पूछा है कि एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होता है, यानी एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु कितना होता है? एक स्वस्थ आंख अनंत तक देख सकता है, तो एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या? अनंत। यानी 9 का यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में क्या क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? क्या पूछा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में हम उत्तल लेंस का मतलब मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में क्या? उत्तल लेंस पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली के साइज को क्या पूछा है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? यानी पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम हमारा कौन करता है? आइरिस का काम होता है। कौन? आइरिस। ऑप्शन है क्या? आइरिस नहीं, आइरिस नहीं है, यहाँ हमें परितारिका दिया हुआ है। परितारिका को ही क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। क्या? आइरिस। ठीक है, क्या है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा परितारिका। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन। चलिए, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जहां बनता है वह है। कहाँ को मतलब ये जहां होगा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जहां बनता है वह है। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूछा है कि आंख के किस भाग में बनता है? तो हम सभी जानते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग में बनता है? हमारा रेटिना में बनता है। रेटिना में बनता है। और यही प्रतिबिंब जब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनने लगता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र का दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास? 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है? हमारा 1/16 सेकेंड क्या होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? निर्देशांक
निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां किससे मापी जाती है? तो दर्पण के ध्रुव से क्या की जाती है? निर्देशांक चिन्ह पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। किससे? ध्रुव से। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बबुआ लोग? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी क्या पूछा है, तो देख लिए यार। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई, क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण, माइक में आवाज आ रही है ना आपको? कि क्या पूछा है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किसकी ओर? जब हम विरल विरल माध्यम से सरल माध्यम में जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है? जाती है, तो वह किसकी ओर मुड़ जाती है? तो वह किसकी ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसकी ओर? अभिलंब की ओर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, चलिए सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ लोग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? किसका? हीरे का अपवर्तनांक क्या है? पूछा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। और हम सभी जानते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक कितना हमारा 2 पॉइंट कितना होता है हीरे का अपवर्तनांक? 2.42। यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में क्या पूछा है? क्वेश्चन अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v बटा u होता है। क्या है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर v बटा u होता है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि आवर्धन जो हमारा होता है वो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है आवर्धन हमारा? आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या होता है? मात्रक विहीन होता। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछे कि आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा आवर्धन हमारा क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा कोई क्वेश्चन। एक महीना बचा हुआ है तो बस जम के तैयारी कीजिए, बिना किसी चिंता के बस तैयारी कीजिए। ठीक है, सोचने से, ये करने से, इधर उधर टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। बस एग्जाम की तैयारी मस्त मगन होकर कीजिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लिए ना। चलिए 18 नंबर को देखते हैं कि प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। क्या पूछा है? प्रकाश का चाल प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? निर्वात में नहीं, निर्वात में तो सबसे ज्यादा होता है। जल में भी प्रकाश का चाल अच्छा होता है, वायु में भी होता है। सबसे अगर मतलब प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है तो वो कांच में होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 18 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। क्या? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? अवतल दर्पण, क्या है? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है ना, उसमें किसका उपयोग करते हैं हम? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी में भी किस लेंस का उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। मतलब सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। अभी फोटोग्राफी कैमरा में के अभिदृश्यक किस लेंस का बना होता है? वो किसका होता है? उत्तल लेंस होता है। इसको याद रखिएगा, सारे के सारे क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बुआ लोग 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? और और भी एक क्वेश्चन पूछा था, क्या? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो याद रखिएगा इन दोनों का कितना नियम होता है? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के क्या? प्रकाश अपरावर्तन
और एक क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन का भी कितना नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है। क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है परीक्षा में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में, वैसे तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, लेकिन निर्वात के बाद जो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है जिसमें, वो किसमें होती है हमारा हवा में। किसमें, हवा में क्या होती है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा बबुआ लोग, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ बबुनी सब। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या, 22 नंबर बनाएगा, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। यानी पूछा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक हमारा क्या होता है डायऑप्टर होता है, जिसको हम किससे डी से सूचित करते हैं। क्या पूछा है निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है डायऑप्टर। और पूछे कि लेंस की क्षमता क्या है, ये सब्जेक्टिव में होता है, तो प्रकाश जब लेंस से होकर गुजरती है तो प्रकाश की किरणों को लेंस द्वारा मोड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव सॉल्व हो गया। ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है हमारा डायऑप्टर होता है, जिसको किसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक, चलिए बबुआ लोग आगे चलते हैं। केवल 23 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जो हमारा उत्तल लेंस जो होता है, कौन उत्तल लेंस जो होता है इसको हम क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, हम अवतल लेंस को क्या कहते हैं, हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका अपवर्तनांक हम पहले क्वेश्चन में मतलब एक बार क्वेश्चन कर चुके हैं कि किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। किसका अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है 2.42। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हमारा किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है सबसे अधिक होता है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 24 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हीरे का अपवर्तनांक मतलब सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, हमारा हीरे का अपवर्तनांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, क्या लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है 2 होती है, यानी लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है 2 होती है। कौन, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। तो अभी अभी मैंने बताया कि आवर्धन जो हमारा होता है वो क्या होता है मात्रक विहीन होता है। कौन, आवर्धन वो क्या होता है मात्रक विहीन होता है, यानी 26 का क्या होगा हमारा 26 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि क्या पूछा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है हमारा मात्रक विहीन होता है। आवर्धन हमारा क्या होता है मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है तालाब का जल जो होता है वो हमें क्या दिखाई देता है
तालाब के जल की गहराई हमें कम दिखाई देती है, वो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलेंगे। यार 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, याद रखिएगा क्या, प्रकाश चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न ही क्या है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अरे यार क्या नहीं रहा तू। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दृश्य प्रकाश में, क्या क्वेश्चन है देखिए, क्या क्वेश्चन पूछा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो मैंने बताया कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है, तो वो क्या होता है? हमारा लाल होता है। कौन? लाल रंग। यानी लाल रंग का क्या होता है? तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है इसलिए लाल रंग का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रेलवे के सिग्नल, वे सिग्नल जो होता है, क्या होता है? रेलवे का जो सिग्नल होता है उसमें किस रंग का उपयोग करते हैं? हम लाल रंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि लाल रंग जो हमारा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा लाल रंग जो होता है वो अधिक मतलब कम परकिनित होता है। ठीक है, कम परकिनित होने का मतलब ये कम फैलता है, जिसके कारण ये कुहासा हो गया या धुआं हो गया, इसके वजह से ये मतलब दूर से ही क्या करता है? कम परकिनित होने के कारण, कम फैलने के कारण ये क्या करता है? हमारे दूर से दिखाई देते हैं। इसलिए हम रेलवे सिग्नल के रूप में कौन सा, रेलवे सिग्नल में कौन सा रंग यूज करते हैं? लाल रंग का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन तो आपको एक ऑब्जेक्टिव से मैं बता दे रहा हूँ। चलिए अगला, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या पूछा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा कूलाम होता है। क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। हाँ, कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और अगर बोले कि वोल्ट किसका मतलब एसआई मात्रक होता है, तो वोल्ट विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। किसका? विभवांतर का। विभवांतर बोल दे या विद्युत विभव, विद्युत विभव। ठीक है, क्या अगर क्वेश्चन है कि विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है, तो अब हम क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, और अगर फिर पूछे कि विद्युत विभव कैसे मात्रक क्या होता है, उसका भी क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो उसके बाद ओम अगर पूछे, तो ओम हमारा किसका ऐसा मात्रक होता है? ओम जो हमारा होता है ऐसा मात्रक, ये प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। किसका? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। और एम्पियर अगर पूछे, तो एम्पियर का किसका हमारा ऐसा मात्रक होता है? एम्पियर होता है हमारा विद्युत धारा का। किसका? विद्युत धारा का। देखा, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन सोल्व हो गया? 5 का 5 क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव से सोल्व हो गया। क्वेश्चन पूछा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? हमारा कूलाम होता है। और अगर क्वेश्चन है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ओम किसका ऐसा मात्रक है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। उसके बाद एम्पियर किसका एसआई मात्रक है, तो एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा एम्पियर होता है चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है 31 नंबर क्वेश्चन? कि विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है? यानी विद्युत धारा को मापने में हम किसका उपयोग करते हैं? तो विद्युत धारा को मापने में एमीटर का उपयोग किया जाता है। और एमीटर को जो है हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में, ताकि पूरा करंट जो है इसी से होकर गुजरे। ठीक है, किसको? एमीटर को हम किसमें जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा।
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, किससे, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो होता है दोस्तों वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा? दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जिसको हम डीसी करंट भी कहते हैं। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? हमारा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमीटर को क्या पूछा कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। किसको? अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अभी मैंने 30 या 31 नंबर वाला क्वेश्चन बताया कि अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसको में? श्रेणी क्रम में। अमीटर को किस में जोड़ते हैं हम? श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में, यानी 33 का ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। क्या उसमें पूछा था कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। इसमें क्या पूछा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या पूछा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ये तो बता दिया। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है। विभवांतर या विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर पूछे वाट किसका ऐसा मात्रक होता है, तो वाट हमारा किसका होता है? विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इतना याद रखिएगा। चलिए सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ बबुनी साहब, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस उपकरण में क्या क्वेश्चन है कि किस उपकरण में दिखाई दे रहा है क्या कलर? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह चिन्ह का मतलब किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम कुंडली जो होता है हमारा, कुंडली कौन? कुंडली जो होता है इसमें धन और ऋण चिन्ह का जो उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें? कुंडली में। यानी 35 का क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हमको क्या पूछा है देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, क्या कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, यानी ये हमारा अगर चालक है, तो जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो ये गतिशील कण होते हैं, कौन? इसमें जो ये गतिशील कण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? तो किसी चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उसमें जो हमारे गतिशील कण होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन? इलेक्ट्रॉन। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है, जो विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है किसी चालक में, तो उसमें प्रवाहित जो आवेशित कण होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। यानी विद्युत आवेश को प्रवाह दर को क्या कहते हैं। यानी जब हम किसी चालक तार से क्या कहते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? मुक्त करते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर जो होता है, इसमें जो विद्युत आवेश का प्रवाह दर होता है इसको ही हम क्या कहते हैं? हमारा इसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया था। विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? मेरा वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर और विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनामो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। सी है क्या है? ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुझे तो लग रहा है कि सी होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी, मतलब ए और बी दोनों। डायनामो से जो होते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों क्या पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है।
40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। क्या भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो अगर पूछे तो ये कितना होता है हमारा 50 हर्ट्ज होता है। कितना? 50 हर्ट्ज होता है। अगर वोल्ट में पूछे, किसमें? वोल्ट में पूछे तो ये कितना होता है? 220 वोल्ट। 50 हर्ट्ज का मतलब ये 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जो होती है 50 बार अपनी क्या बदलती है? दिशा को बदलती है। यानी भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होती है वो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा किसमें गमन करती है? सीधी रेखा में। यानी 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 में चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? और अगर और भी हमने एक बार पीछे देखा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के मैंने वहां लिख के भी बताया कि प्रकाश का परावर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, दोनों का ही कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। दोनों का 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कौन? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है हमारा? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर में हमारा कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो अगर उत्तल दर्पण में बात किया जा रहा है किसका? उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारा? छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? छोटा। ठीक है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारा? छोटा प्रतिबिंब। किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है। क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। तो इसको इसी तरह से छाटिए तो सीधा एवं आवर्धित तो होगा नहीं। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। उल्टा एवं आवर्धित तो आवर्धित होगा नहीं। सीधा एवं हरासित, हरासित का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? हरासित का मतलब छोटा। यहाँ लिखा हुआ भी है क्या? सीधा एवं हरासित। तो तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा एवं हरासित होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो क्या 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 ये ऑप्शन है हमारे पास? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है, क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। और अगर पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें क्या होनी चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होती है? सबसे पहला हमारा क्लोरोफिल हो गया। क्या? क्लोरोफिल। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत होती है। सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद किसका? जल का भी उपयोग किसके लिए होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम लोग करते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका जल का उपयोग होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फलम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का क्या बोला है? कि फलम उत्तकों द्वारा क्या है? फलम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। इसमें क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या है? ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो फलम उत्तकों का कार्य पौधों में क्या होता है? पेड़ पौधों में भोजन तथा खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। क्या? भोजन तथा खाद्य पदार्थों का क्या करना? परिवहन करना। तो फलोएम उत्तकों द्वारा क्या पूछा? कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो फलोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसमें होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है। चलिए 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला कि इनमें से
किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? क्या बोला है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण क्या दिखता है? रक्त जो होता है वो लाल दिखता है। तो किसके कारण? जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त वो लाल दिखता है। ठीक, किसके कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त लाल दिखता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण किसमें होता है? क्या बोला है? स्वपोषी पोषण किसमें होता है? पेड़ पौधों में। किसमें? पेड़ पौधों में। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? कि वैसे जीव, मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। तो वही पूछा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या क्या आवश्यक होता है? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की हमें भी आवश्यकता, मतलब क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश भी किसको ये प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य का प्रकाश होना भी जरूरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी क्या जरूरी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी स्वपोषी पोषण के लिए हमें क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत होता है। यानी इनमें से क्या हो जाएगा? सभी राइट आंसर हो जाएगा। 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए 49 हो गया। 49 51। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? क्या पूछा है कि कौन सा एंजाइम, क्या है क्वेश्चन, कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो हमारा जो लाइपेज होता है, कौन? लाइपेज जो होता है वो किस पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करता है। कौन? लाइपेज। ठीक, चलिए 51 डबल 51 हो गया क्या? चलिए तो वो इसको 50 कर दीजिएगा। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन क्या? चलिए 51 हो गया। अब ये वाला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, क्या आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। क्या बोला है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से हमें घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी होने से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। चलिए इसको याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है किशोरावस्था में होने वाले, क्या है क्वेश्चन, कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। यानी किशोरावस्था में जो परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, जब हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, स्तनों का बाहर निकलना, ये सभी किसमें होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था जिसको हम क्या कहते हैं? यौनारंभ भी कहते हैं इसको, यौनारंभ। ठीक है, किशोरावस्था को क्या कहते हैं? यौनारंभ भी कहते हैं। पूछा जाता है कि किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो इसमें टेस्टोस्टेरोन का भी हाथ होता है और एस्ट्रोजन भी क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन का कारण होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और बी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों भी क्या कहते हैं? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारक होते हैं। ठीक, चलिए 52 हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में शर्करा का स्तर, क्या बोला है क्वेश्चन, कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने का काम कौन करता है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा इंसुलिन जो होता है वो रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक, चलिए 53 हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या होता है बाबू? एंड्रोजन हमारा होता है नर हार्मोन होता है। एंड्रोजन एक क्या है? नर हार्मोन है। चलिए इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ होता है? हमारा किसमें होता है? मेल में होता है। और ये कहां से स्रावित होगा? वृषण से स्रावित होता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। ठीक, चलिए दिखाई दे रहा है आपको कि टेस्टोस्टेरोन क्या पूछा है? कहां से स्रावित होता है? हमारा वृषण से स्रावित होता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। कौन सी? मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक खत्म। अगले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अपने एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल एकदम आराम से लगे रहिए।
बहुत ही जम के तैयारी करते रहिए। एग्जाम के ज्यादा दिन बचा नहीं है, 1 महीना बिल्कुल धुआंधार तैयारी के साथ अपने बोर्ड परीक्षा के लिए जाइए बिना किसी डर के। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया आप सबों का यहाँ तक बने रहने के लिए। तब तक के लिए